हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2021 के लिए राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर के लिए आज का वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी के 40 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और ये पीडीएफ मेरे खुद के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जो है सारी की सारी पीडीएफ है एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के जो है प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य समानता क्या है। तो जो सेकंड ईयर की तो थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान की सेकंड पार्ट है बुक है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ही आधारित है। और जो सारे क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य क्या समानता है। तो ये दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय संस्था और राजनीतिक गतिविधियों व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता का जो है अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों का तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो विश्व के विभिन्न भागों में बांटने वाली मूल्य इकाइयों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है, 1979 के बाद जो है शीत युद्ध के बाद जो शीत युद्ध में क्या मुख्य परिवर्तन आए। यहाँ पे ये युद्ध है जो यहाँ पर होना चाहिए शीत युद्ध। तो उत्तर है, महाशक्तियाँ जो पुनः शीत युद्धकालीन भाषा का प्रयोग करने लगी और शस्त्रों की होड़ पुनः तीव्र गति से बढ़ने लगी। टकराव के विविध केंद्र उत्पन्न हो गए, वे एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई शीत युद्ध के बाद में 1979 के बाद में। तो चौथा प्रश्न है, विदेश नीति का क्या अर्थ होता है। तो विदेश नीति उन क्रियाकलापों का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है, राज्य या देश। ठीक है, उसे विदेश नीति कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलते स्वरूप के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है राज्यों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है विदेश नीति निर्धारक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा है प्रौद्योगिकी का विकास और चौथा शांति का प्रश्न, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उत्तरदायी कारक है बदलते कारकों में। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये लीजिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के 5 दृष्टिकोण बताइए। तो पहला यथार्थवादी दृष्टिकोण, दूसरा आदर्शवादी, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा शक्ति संतुलन और पांचवा नीति निर्धारक संबंधित दृष्टिकोण। ये 5 दृष्टिकोण हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है, जिनमें जो भी ऊपर पढ़े थे वो जो 5-6 प्रकार के दृष्टिकोण हैं उनको सारे की सारी परिभाषाएं अभी एक एक करके आ गई। तो पहले यह यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो यथार्थवाद का केंद्र बिंदु शक्ति है। इसके द्वारा राष्ट्रीय हित पर बल दिया जाता है, जिसकी वृद्धि या प्राप्ति शक्ति के द्वारा ही संभव है, वृद्धि नहीं वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण को समझाइए। आदर्शवाद ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना करता है जिसमें युद्ध व समानता तथा अत्याचार का भाव तथा विवेक, शिक्षा तथा विज्ञान के द्वारा मानव कल्याण की प्राप्ति हो सके, वही आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है। प्रश्न नंबर 9 है, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद के विरोध का मुख्य बिंदु क्या है। तो इन दोनों जो दृष्टिकोण में विरोध का मुख्य बिंदु है शक्ति के संबंध व उनकी अवधारणा। आदर्शवादी नैतिकता पर बल देते हैं जबकि यथार्थवादी शक्ति पर बल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण भावी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतिहास के माध्यम से सुलझाना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण। तो शक्ति संतुलन दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो व्यवस्था और संबद्धता है वह शक्ति के संतुलन के कारण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शक्ति संतुलन के 2 दोष बताइए। तो इसका पहला दोष है राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रवेश करना और दूसरा शक्ति संतुलन से राज्य व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीए पार्ट 3 से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्य तर्ककर्ताओं के प्रकार बताइए। पहला प्रकार है जो बहुराष्ट्रीय निगम, जो मतलब इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला बहुराष्ट्रीय निगम, दूसरा गैर सरकारी संगठन, तीसरा अंतर सरकारी संगठन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, पांचवा धार्मिक संगठन और 6 आतंकवादी संगठन। अभी आगे इनके प्रश्न आएंगे कि कौन कौन से संगठन है उनके नाम लिखिए।
तो आगे देखेंगे। वो अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अंतर सरकारी संगठनों के नाम। जैसा मैंने कहा कि वो आएंगे आगे, तो आगे आ चुके हैं। तो अंतर सरकारी संगठन है, पहला संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऐसे जो है वो संगठन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन बताइए। अभी हमने सरकारी संगठन पढ़े, अभी गैर सरकारी। तो पहला अनिस्ट इंटरनेशनल, दूसरा ग्रीन पीस, तीसरा रेड क्रॉस और चौथा सेव चिल्ड्रन, पांचवा रेंट ऑफ स्पेन। ये 5 गैर सरकारी यानी प्राइवेट सरकारी संगठन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, विदेश नीति के निर्धारक तत्व है। पहला है विचारधारा, दूसरा विश्व जनमत। ये 2 विदेश नीतियों को निर्धारक तत्व करते हैं, और भी है लेकिन 2 काफ़ी है अभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, 5 आतंकवादी संगठनों के नाम। तो ये तो सब बता सकते हैं, लश्कर तोयबा, अलकायदा, लट्टे और ISIS, बहुत सारे हैं, ये तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। राष्ट्र शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों का प्रभाव या नियंत्रण रखने की चेष्टा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो राष्ट्रीय शक्ति से ये बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। ये हार्टमैन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार बताइए। पहला है सैनिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति, तीसरा मत के ऊपर शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्र शक्ति की विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्र शक्ति की पहली विशेषता स्थायी चरित्र, दूसरा तुलनात्मक स्वरूप, तीसरा शक्ति की दृष्टि से 2 राष्ट्र समान नहीं होते, और चौथा है सभी तत्वों का समान महत्व है। लास्ट है, राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन करना कठिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो पहला है भूगोल, प्राकृतिक साधन, तीसरा जनसंख्या, चौथा तकनीकी ज्ञान, पांचवा विचारधारा है, छठा मनोबल और सातवां है नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं क्या है। तो पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा सामूहिक सुरक्षा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून, चौथा विश्व सरकार, पांचवा निशस्त्रीकरण, छठा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सातवां है विश्व जनमत। राष्ट्रीय शक्ति की ये सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्वों को गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक तत्व राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय सारा, नेतृत्व, कूटनीति तथा सरकार के साधारण गुणों से संबंधित होते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इस तत्व को आबादी के मापदंड से परखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोबल राष्ट्रीय शक्ति को कैसे बढ़ाता है। तो ये कोई स्थायी तत्व नहीं होता है, ये एक ऐसा तत्व है जो संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देता है और उसकी वास्तविक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, और राष्ट्रीय जो मनोबल होता है वो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में नेतृत्व का क्या महत्व है। तो प्राय नेतृत्व की महानता और निपुणता पर ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी देश का प्रभाव और सम्मान निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में भौगोलिक के विधायक तत्व क्या है। तो पहला है मानचित्र, दूसरा स्थिति, तीसरा राष्ट्रीय सीमाएं, जलवायु और प्राकृतिक साधन। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो चुका है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सार्क के सदस्य देश। तो जो भारतीय पड़ोसी देश है वही भारतीय समेत वही सार्क के सदस्य देश है, आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 29 है, दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय के वह हित है जिन पर वह राष्ट्रीय कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता और जिनकी रक्षा के लिए वह आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है, वही दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय संघर्ष की विभिन्न विधियां क्या है। ये पहला है स्थायी स्थिति की नीति, दूसरा साम्राज्यवाद की नीति और तीसरा है प्रतिष्ठा की नीति। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्गेन थाउ ने साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के 3 साधन क्या बताए हैं। तो जो पहला साधन उसने बताया सैनिक साम्राज्यवाद, दूसरा आर्थिक, तीसरा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण सार्क के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम। ऊपर मैंने सारे के बता दिए थे, इसमें केवल 4 के, तो भारत, पाकिस्तान वगैरह। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष के 5 उदाहरण दीजिए। पहला है शीत युद्ध, दूसरा चीन सोवियत रूस विवाद, तीसरा भारत पर चीन आक्रमण, तीसरा हिंद महासागर में रूस अमेरिकी प्रतिस्पर्धा और पांचवा है गुट निरपेक्षता। तो ये शक्ति संघर्ष के 5 उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपको पता है खान सर जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो अगर आप खान सर के वीडियोज़ देखते हैं तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति संघर्ष के प्रमुख के रूप क्या है। तो शक्ति संघर्ष के प्रमुख रूप, तो पहला है शक्ति को कायम रखना, दूसरा शक्ति का प्रदर्शन, तीसरा शक्ति में अभिवृद्धि। ये 3 प्रमुख रूप पे। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या है। तो इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप में बंटी रहे
कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्य पर हावी ना हो तथा इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला कर सके या उसको दबा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति संतुलन को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। वही शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन की विशेषताएं बताइए। तो ये शक्ति परिवर्तनशील है। शक्ति है जो परिवर्तनशील है, पर्व लिख गया यहाँ पे। दूसरा यथास्थिति की स्थापना, दूसरा युद्ध के समय निर्धारण, चौथा वस्तुगत व विषयगत है। पर पांचवा किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है। और छठा है, बड़े व शक्तिशाली राष्ट्र ही भाग लेते हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर 39 है, शक्ति संतुलन की स्थापना के तरीके क्या हैं। तो पहला है शत्रुपूर्ति, दूसरा हस्ताक्षर और तीसरा मध्यवर्ती राज्य, तीसरा निशस्त्रीकरण, पांचवा विभाजन और शासन, छठा है मैत्री संधियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण एकरूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण सिमट कर एक हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करने की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, यानी ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का। तो प्रश्न नंबर लास्ट है, मैत्री संधियाँ क्या होती है। संधियाँ नहीं, संधियाँ, जो एग्रीमेंट होते हैं वो संधियाँ, ठीक है। तो मैत्री संधियाँ शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार रही है। इसके द्वारा कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की शक्ति अपनी शक्ति में जोड़ सकता है अथवा विरोधी राष्ट्र की शक्ति के साथ अन्य राष्ट्रों की शक्ति को मिलने से भी रोक सकता है। तो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है। और ये जो PDF आपको अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।